दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने अब तक 1025 सवालों को कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग 1026 से आगे बढ़ेंगे। कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति बोलते हैं या फिर कार्य करने की क्षमता बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? यानी बताना है कौन सा जोड़ा है इसमें जो कि एक ही समूह से संबंधित है। 13 परमाणु संख्या है एल्यूमिनियम का और 31 है गैलियम का, और ये दोनों एक ही समूह में आते हैं, समूह 13 में। मैग्नीशियम का 12 होता है और 30 होता है जिंक का। 14 होता है सिलिकॉन का और 33 होता है आर्सेनिक का। 11 होता है सोडियम का और कैल्शियम का होता है 20। इसमें से केवल ए है जो कि एक ही समूह से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 के बराबर होता है, ये न्यूनतम हो जाएगा। शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है और डिटर्जेंट का इसका भी 6 से ज्यादा ही होता है। सबसे कम जो पीएच है ये नींबू के रस का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन ये अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये होता है हाइड्रा के अंदर और आप खमीर के अंदर, याद रखना हाइड्रा एंड ईस्ट के अंदर जो है बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। यूग्लिना और अमीबा इनमें होगा द्विविखंडन बोले तो बाइनरी फिजन, ये भी अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। प्लाज्मोडियम के अंदर होगा फिजन, लेकिन यहां पर बाइनरी नहीं होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन होगा। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का पैरासाइट है। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो पावर ऑफ लेंस ये होता है 1/f। जब हम f को मीटर में डालते हैं तो जो हमें लेंस की शक्ति है ये डायोप्टर में प्राप्त होता है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्षारीय ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड, और क्षारीय ऑक्साइड बनाने का काम किसका है? मेटल का है, यानी कि धातु का है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का अम्लीय होता है। 17 परमाणु संख्या क्लोरीन का होता है, 14 सिलिकॉन का होता है जो कि उपधातु है, 11 सोडियम का होता है और 7 होता है नाइट्रोजन का। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता। मुक्त यानी कि ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, किसी न किसी यौगिक के रूप में मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर कैल्शियम। आप ध्यान में रख सकते हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सारे जो हैं ये आपको जब भी मिलेगा नेचर में तो किसी न किसी यौगिक रूप में मिलेगा, क्योंकि ये सब क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। यही आपका जो ये तांबा, सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब जो है रिएक्टिव बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ये आपको ये मुक्त रूप से मिल जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के बारे में सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखना, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड में कितने परमाणु हैं ये चेक कर लो। 4 हाइड्रोजन के, 1 नाइट्रोजन का, 1 क्लोरीन का, टोटल कितने हो गए? 6 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। अमोनियम आयन जो होता है ये धनायन होता है या ऋणायन होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो अमोनियम आयन होता है इस पर प्लस चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज होगा, यानी ये क्या है? ये है कैटायन यानी कि धनायन। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो भार बराबर हमारा होता है m इंटू में g, जो कि दिया हुआ है 200 न्यूटन। यहां से हमें द्रव्यमान पूछा है तो 200 और बट्टे में g हो जाएगा, g का मान 10 लेना है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 20 kg। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? इनमें से कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आप ध्यान में रखिए 3380 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये काफी हाई होता है। लिथियम हमारे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है। ऑस्मियम का घनत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक है, यानी ये उच्चतम घनत्व वाला तत्व है हमारे आवर्त सारणी में। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और तन्य धातु है। जब किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? जब किसी वस्तु को डुबोया जाता है किसी तरल पदार्थ में तो ऊपर की ओर बल काम करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, उत्क्षेप बल बोलते हैं, या फिर बोल दो उत्प्लावक बल बोलते हैं, यानी कि बायोंट फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोन्सी या फिर बायोंट फोर्स। परागन यानी कि पोलिनेशन
पोलिनेशन डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। एंजियोस्पर्म जिनके जो सीड होते हैं ये आवृत होते हैं यानी कि कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म जो कि फूल देने वाले होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जो फ्लावर होते हैं यही इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसी में क्या होगा, पोलिनेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, तो आप चंद्रमा पर ले जाओ या फिर किसी भी प्लैनेट पर ले जाओ, 60 किलोग्राम ही रहने वाला है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। तो ये परिभाषा है स्थितिज ऊर्जा की। ये परिभाषा है स्थितिज ऊर्जा की कि वस्तु की अपनी स्थिति या फिर आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है। देखो जब हम तरल बोलते हैं तो इसका मतलब द्रव भी होता है और गैस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव होना चाहिए बट कोई बात नहीं, यहाँ पर तरल लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि द्रव, क्योंकि गैस यहाँ पर अलग से लिख करके दिया हुआ है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है ये आपका ठोस अवस्था में मिलेगा और द्रव अवस्था में मिलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव है, जो जल है, ये आपको द्रव अवस्था में मिलेगा और गैसीय अवस्था में मिलेगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का है, 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, 10 सेकंड में 40 सीढ़ियां चढ़ता है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। तो पावर बराबर हमारा होता है वर्क अपॉन टाइम, या फिर इसी को बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। अब ये जो लड़का है ये सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ये चढ़ रहा है। ये लड़का जब इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, यानी पूरा 40 सीढ़ी जब ये चढ़ लेगा तो किसी न किसी हाइट पे पहुंचेगा, किसी न किसी हाइट पे पहुंचेगा। अब इसके पास स्थितिज ऊर्जा है mgh, स्थितिज ऊर्जा है mgh। बस यही mgh यहां पर आपको लिखना है और समय से भाग लगाना है। m का मान 50 दे रखा है, g का मान 10 लेना है, टाइम आपको दे रखा है कितना 10, बस h आपको ढूंढना है। h कितना हो जाएगा, पिछले ही किसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो h निकालने के लिए हम बस ये देखते हैं कि आरंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, और उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम काउंट कर लेते हैं। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कैसे कैसे ये जा रहा है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस आपको ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, यही h हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं हर सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और टोटल 40 सीढ़ियां हैं, तो जो h होगा हमारा ये 15 और गुने में 40 हो जाएगा, और ये आएगा सेंटीमीटर में, ये आएगा सेंटीमीटर में, तो ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से भाग लगाएंगे तो 6 मीटर आ जाएगा, यानी जो हमारा h है यहाँ पर ये 6 के बराबर हो जाएगा, 6 मीटर। तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 300 जूल, सॉरी माफ करना, हम लोग शक्ति निकाल रहे हैं 300 वाट, 300 वाट, सी हमारा राइट आंसर। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है, अभी आपने देखा था मुकुलन विधि, इसी को बोलते हैं कलिका द्वारा, यानी कि बडिंग। कलिका का मतलब होता है बड, तो बडिंग द्वारा विकसित नया जीव, यानी कि बडिंग द्वारा जो प्रजनन होता है उसके बारे में पूछा गया है कि किस जीव के अंदर होता है, तो हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है, हाइड्रा के अंदर, और मैंने आपसे कहा ईस्ट के अंदर, आप ध्यान में रखेंगे। एक धातु के गुण को कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, तो धातुओं के पास भौतिक गुण है कि उनके पास चमक होती है, उसे हम लोग धात्विक चमक बोलते हैं, लश्कर बोलते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन के बारे में आप ध्यान में रख सकते हो, ये अधातु होते हुए भी इनमें धातु की जैसी चमक होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी इनके पास धातु की जैसी चमक होती है, ये अपवाद है। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, और ये सारे के सारे मेटल ही है, तो आप मेटल भी बोल सकते हो, धातु बोल सकते हो। ये संख्या में 17 होते हैं। 17 कौन से होते हैं, तो जो आपका पूरा लेंथेनाइट सीरीज होता है, जो आपका पूरा लेंथेनाइट्स होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71, जिसमें कि टोटल 14 तत्व हैं ये, उसके बाद आपका स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, ये 3, तो टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 17। ये 17 तत्व जो होते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दे एग्जैक्ट यही, तब आप आंसर क्या करेंगे, बी वाले को टिक मार देंगे। आंसर इसमें से तो कोई एक भी नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा ये अभी मैं आपको बताता हूं। जो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है और जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उनके 3 बाह्यतम शेल अपूर्ण होते हैं, उनके 3 बाह्यतम शेल अपूर्ण होते हैं, और जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है उनके 2 बाह्यतम शेल अपूर्ण होते हैं, उनके 2 बाह्यतम शेल अपूर्ण होते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, यानी कि आंतरिक संक्रमण धातु बोलते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग संक्रमण धातु बोलते हैं, यानी कि ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं।
तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जो 17 टोटल है, इस 17 में 3 है डी ब्लॉक का एलिमेंट और बाकी के 14 है एफ ब्लॉक का एलिमेंट। यानी रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके बाह्यतम 2 शेल अपूर्ण है और कुछ ऐसे हैं जिनमें बाह्यतम 3 शेल अपूर्ण है। इसीलिए यहां पर जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से कोई भी विकल्प एक तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल आए और ये विकल्प आपको दिखे तो आप बी को टिक मार देना। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य असत्य है। यहां देख लो आप, इस टेबल के अंदर समुद्री जल में ध्वनि की चाल इतनी होती है, आसुत जल में इतनी होती है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है, ए और बी दोनों सत्य है। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? जो आपका जाइलम टिश्यू होता है और फ्लोएम टिश्यू होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू, हिंदी में बोलेंगे संवहनी उत्तक। तो अगर संवहनी उत्तक है हम उसे संवहनी पौधा बोल देंगे, अगर नहीं है तो गैर संवहनी पौधा बोल देंगे। मतलब आपसे सवाल ये पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन है जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम जो टिश्यू है ये अब्सेंट है। चारा बोल दो या फिर कारा बोल दो, ये है आपका थैलोफाइट्स। मार्सिलिया और फर्न, मार्सिलिया और फर्न ये जो दोनों है ये है टेरिडोफाइट्स। देवदार ये है आपका जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम ये आना स्टार्ट हुआ टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट से कहने का मतलब ये हुआ ना तो आपको थैलोफाइटा के अंदर मिलेगा ये और ना ही ब्रायोफाइटा के अंदर मिलेगा। पहला पादप समूह जिसके अंदर जाइलम टिश्यू फ्लोएम टिश्यू देखने को मिला वो है टेरिडोफाइट्स। इसके बाद जिम्नोस्पर्म आया, एंजियोस्पर्म आया, इन सब के पास जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं, थैलोफाइटा के पास नहीं होते हैं और ना ही ब्रायोफाइटा के पास। कारा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। डैश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का इस्तेमाल होता है ऊर्जा के लिए। यहां देखो आप, मीथेन का मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण यानी कि मीथेन का क्लोरीनेशन, इसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है क्लोरीन को तोड़ने के लिए। फोटोसिंथेसिस में तो आप जानते ही हो। उसके बाद फोटोग्राफी के अंदर भी होता है, इन तीनों के अंदर तो होता है लाइट का इस्तेमाल, यानी कि ये तीनों हो गए फोटोकेमिकल रिएक्शन। इनमें नहीं होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। समूह 1 के तत्व को कहा जाता है, समूह 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। हैलोजन कहा जाता है ग्रुप नंबर 17 के तत्व को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उत्कृष्ट गैस यानी कि समूह 18 के तत्व। और एक होता है क्षारीय मृदा धातु यानी कि ग्रुप नंबर 2 का तत्व। आई थिंक पार्थवी का मतलब यहाँ पर मृदा ही होगा। क्षारीय मृदा धातु समूह 2 का तत्व। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपना जो स्राव होता है वो सीधा ब्लड में डाल देता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि वो अपने सीक्रेशन को डक्ट में डालता है, एक ट्यूब में डालता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि डायरेक्ट ब्लड में डालता है। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इनके पास क्या है? डक्ट नहीं है। ये क्या है? डक्टलेस है। तो बी हमारा राइट आंसर। इनके पास कोई डक्ट नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।